देखिए, मध्य प्रदेश वनों से परिपूर्ण प्रदेश है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सिरमौर है, नंबर 1 पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्रफल है वो 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% है। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य ये जंगलों में या वनों में ही स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, जिसको इंग्लिश में हम नेशनल पार्क कहते हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हम सेंचुरी कहते हैं, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, कहां कहां पर हैं, कब स्थापित किए, इस टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे। प्रयास रहेगा कि पूरा हो जाए, नहीं हुआ तो कम से कम राष्ट्रीय उद्यान तो कंप्लीट आज कर ही लेंगे, अभ्यारण्य भले कल हो जाए। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। देखिए, जैसे कि क्या लिखा हुआ है आपके नोट्स में, मध्य प्रदेश वन्य जीव की दृष्टि से संपन्न राज्य है। अब भाई, जब जंगल ज्यादा है तो जंगल में जीव जंतु ज्यादा रहते होंगे। संपन्न मतलब क्या, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जंगल भी पर्याप्त मात्रा में है। देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों में से अधिकतर को मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। मतलब देखो, हमारा मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, उसमें वन क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, और हमारा देश भी बहुत बड़ा है। तो देश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा कि साहब, बंगाल में टाइगर पाया जाता है, और गुजरात में शेर पाया जाता है, तमिलनाडु में, नीचे असम वगैरह में हाथी पाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश भारत के मध्य में होने के कारण जितने जीव भी भारत में देखने को मिलते हैं, चाहे तो वो हाथी हो, शेर हो, हिरण हो, बारहसिंगा हो, है ना, बाघ हो, या अनेक जो जीव जंतु हैं जो संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, वो ज्यादातर हमें मध्य प्रदेश में देखने को, बात सही में आ रही, यही इसमें लिखा हुआ है। राज्य में वन्य जीव को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। इन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हमने राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया, उसके तहत राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत हमने क्या बनाए, नेशनल पार्क बनाए। यह अधिनियम 1972, ये चौथे क्या कर देना, 1972, उसमें वो सही से नहीं लिखा हुआ है, उसे आप सही करिएगा। 1972 में जो हमने कहा कि 1972 का जो क्या है, तो पूरे देश में 1972 में हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून लाए। क्या लाए, कब लेके आए, 1972 में लेके आए। क्यों लाए, इससे पहले 1972 से पहले आपको पता है कि देश में हम अंग्रेजों के गुलाम थे, या हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे, और राजा महाराजाओं को शिकार करने का बड़ा शौक हुआ करता था। जंगल में जाते थे, शेरों को मारते थे, बाघों को मारते थे, और इस तरीके से शौक में जंगल भी बहुत सारे कट रहे थे। आधुनिकरण आ रहा था, मशीनें आ रही थी, जंगल साफ कर करके लोग खेती करने लगे थे। इस तरीके से हमको समझ में आने लगा था कि यार, ऐसे अगर चलते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा जंगल ही साफ हो जाएगा, और पूरे के पूरे जीव जंतु ही मारे जाएंगे, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। समझ में आ रही बात, अगर सारे शेर मर जाए तो हम अपने मोड़ा ने केवल तस्वीर में दिखाएंगे, बेटा शेर ऐसा हो। तो आज भी आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने बाघ को, शेर को, तेंदुआ को आमने सामने नहीं देखा होगा। कुछ लोगों ने चाहे देखा हो, बाकी तो देखा ही नहीं होगा। शेर वास्तव में कैसा होता है, फोटो में ही देखा होगा या वीडियो में देखा होगा। तो आज की कंडीशन में ये परिस्थिति है, तो आने वाली पीढ़ियों में और क्या होना। तो ठीक है, क्या देखने से मतलब है, नहीं भाई, इस दुनिया में ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, चाहे वो चिंटी हो, मच्छर हो, हाथी हो, शेर हो, कुछ भी हो, ये दुनिया जितनी मेरी है उतनी उसकी भी है। हर जीव जंतु का बराबर का अधिकार इस दुनिया पर है, और उसके होने से और उसके न होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप पर सीधा हम पर प्रभाव पड़ता है। दुनिया की पूरी परिस्थिति की पर प्रभाव पड़ता है।
अगर आप कहोगे हाथी इतना बड़ा जीव जो कुंटलों खाता है, ऐसा क्यों बनाया ईश्वर ने? तो अगर हाथी ना होता तो पूरे में जंगल ही जंगल हो जाते। तब पहले तो जंगल कोई काटते नहीं था, जंगलों की सफाई कौन कर रहा था? हाथी ही कर रहे थे। अगर शेर ना होते तो शाकाहारी जीव हो जाते पूरे में। वो एक दूसरे की कहीं ना कहीं हर जीव की महत्ता इस पर्यावरण में हमको देखने को मिलती है। इसलिए चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो कोई सूक्ष्म जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा हाथी या ब्लू व्हेल हो, सबकी इस पर्यावरण में स्थान निश्चित किया गया है और हर जीव के होने से और ना होने से इस पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको ये समझ में आया और हमने इन जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया कि भाई अब ऐसे ही कोई शिकार नहीं कर सकता, किसी जीव जंतु को नहीं मार सकता, और अगर मारेगा तो उसको इस कानून के तहत उस पर क्या होगी? कार्रवाई होगी। जैसे आपने सुना होगा ना, सलमान खान ने हिरण को मार दिया तो उस पर केस चला। क्यों चला? क्योंकि भाई हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य के जीवों को संरक्षण देने के लिए एक कानून, अधिनियम माने एक्ट, लाए कब? 1972 में। और इस वन्य जीव अधिनियम को सबसे पहली बार जो मानने वाला राज्य था, लागू करने वाला राज्य था, वो हमारा मध्य प्रदेश। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में ये 25 जनवरी 1973 को पारित किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये बना किसने दिया था? केंद्र सरकार ने। पर अब राज्यों को मानना था इसको, तो सबसे पहले इसको किसने लागू किया था? मध्य प्रदेश ने। तो प्रश्न ये बनेगा कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कब ये कानून पास किया गया? हमारी विधानसभा द्वारा 25 जनवरी 1973 को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। लेकिन राज्य में वन्य जीव प्रबंधन का इतिहास राज्य से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। देखिए, अब इसके तहत दो चीजें बनाई गई हैं। हमने कहा साहब, ये जो हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया, उसमें क्या व्यवस्था की गई कि भाई राज्य, यानी राज्य माने क्या होता है? सरकार। राज्य मतलब क्या होता है? सरकार। सरकार वन्य जीवों के का क्या करेगी? संरक्षण करेगी। कोई यदि उन्हें मारेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यही बातें हो गई थी। अब हुआ क्या कि भाई जब कानून तो बन गया, पर कानून को लागू करना है। अब लागू करना है तो कानून का नाम ही क्या है? वन्य जीव संरक्षण। वन्य के जीवों को बचाना है। अब जीवों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या व्यवस्था की हमने? हमने नेशनल पार्क बनाए, राष्ट्रीय उद्यान, हमने अभयारण्य बनाए। क्या बनाए? अभयारण्य, सेंचुरी बनाई। तो सबसे पहले कि राष्ट्रीय पार्क होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि सरकार ने वनों का 80% राष्ट्रीयकरण कर दिया है। क्या कर दिया है? राष्ट्रीयकरण समझते हो? वनों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अब उनका जब अपने कब्जे में ले लिया तो उनका प्रबंधन करना पड़ेगा, उनका रखरखाव करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने इस पूरे वन क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए उसे 3 कैटेगरी में बांटा था। याद आ रहा है कि आपको? पहला क्या था? आरक्षित। पहला क्या था? आरक्षित। दूसरा क्या था? संरक्षित। क्या था? संरक्षित। और तीसरा क्या था? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। ये 3 प्रकार के वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण है। क्या है? शासन ने क्या किया था? वर्गीकरण किया। बात समझ में आ रही है आपको? तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। अब अवर्गीकृत तो नाम से हमारा इसमें तो कोई मतलब है नहीं। याद रखिएगा अच्छे से कि जहां पर आरक्षित वन क्षेत्र होते हैं वहां बनाए जाते हैं एनएच, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक है। यानी आरक्षित क्षेत्र में क्या स्थापित किए जाते हैं? अब आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? जहां पर सरकार ने बहुत ही कड़े कानूनों को लागू किया है, जहां अवैध घूमना फिरना, आवागमन या फिर लकड़ी काटना, पशु चराना या कुछ भी किसी प्रकार की मानवीय गतिविधि पूर्णतः निषिद्ध होती है। आप यदि घुस के लकड़ी काटते पाए गए, कुछ भी करते जंगलों में पाए गए, तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको जेल हो जाएगी। सही में आ गई? फॉरेस्ट विभाग आपको गिरफ्तार कर लेगा। जहां पर कानून बहुत ही कड़े होते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र लगभग 65% में हमारे क्या है? आरक्षित वन क्षेत्र, और लगभग 33% में क्या है? हमारे संरक्षित वन क्षेत्र। संरक्षित वन क्षेत्र में थोड़ी सी कुछ कानूनी बाध्यताओं के तहत
कुछ ढिलाई दी जाती है, जैसे पशु चरा सकते हो, सूखी लकड़ियों को उठा के ला सकते हो, थोड़ी सी ढील दी जाती है काय में, संरक्षित वन क्षेत्र। और यहां पर लगाए जाते हैं क्या, अभ्यारण्य। क्या लगाए जाते हैं, अभ्यारण्य बनाए जाते हैं कहां पर, संरक्षित वन क्षेत्र में। क्लियर है बात सही में आपको। मध्य प्रदेश में हमने राष्ट्रीय उद्यान लगाए हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान संख्या कितनी है, 12। कितनी है, 12। पहले 11 थी, फिर कूनो नेशनल पार्क और बन गया हमारा श्योपुर का। वो जो पहले अभ्यारण्य हुआ करता था उसको हमने राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क बना दिया। बहुत सी किताबों अभी भी आपको 11 मिलता है, पर 11 नहीं, कितना है, 12। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, यानी कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान देश में सबसे ज्यादा है। जब वन क्षेत्रफल ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास ज्यादा है। ठीक। और अगर अभ्यारण्य की बात करूं तो अभ्यारण्य संरक्षित वन क्षेत्र में लगाए जाते हैं, इन्हें हम वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए कि ये जो अभ्यारण्य होते हैं ये किसी जीव जंतु विशेष के लिए, जैसे मान लीजिए किसी इलाके में काली हिरण ज्यादा पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, या कहीं पर जो है हमने कहा साहब गिद्ध ज्यादा है, सोन चिरैया ज्यादा है, खरमोर ज्यादा है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष जीव जंतु के संरक्षण के लिए चिन्हांकित और क्षेत्र को जो संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अभ्यारण्य। क्या कहते हैं, बात सही में आ रही है। जो किसी पर्टिकुलर जीव जंतु के लिए जो वहां पर ज्यादा पाया जा रहा है उसके संरक्षण के लिए जो क्षेत्र संरक्षित किया जाता है उसे हम अभ्यारण्य कहते हैं। अब अभ्यारण्य हैं कितने, तो जो हमारी ऑफिशियल वन विभाग की साइट है उस पर 25 दिए गए हैं। कितने वर्तमान में, 25। पर आपको बहुत सी किताबों में हमारे नोट्स में 31 देखने को मिल रहे होंगे। 31 में से यदि एक कम भी कर दो कूनो पालमपुर को तो वो 30 बचते हैं। पर चूंकि कुछ प्रस्तावित हैं, लेकिन हमको अब कितने माना, मैंने बहुत सर्च भी किया, देखा भी, बहुत ढूंढा भी, तो कहीं 24 कहीं 25, पर जो ऑफिशियल साइड है वन विभाग की उस पर कितने हैं, 25 है। हमारी बहुत सी किताबों में 30-31 मिलते हैं हमको, 30-31, कुछ 32 भी कह देते हैं। पर भाई मैं अभी इसको कितने मानूंगा, 25 ही मानूंगा। कितने मानूंगा, 25। तो अभ्यारण्य कितने हैं, 25। अब 25 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप 30-31 जा सकते हैं। अगर 25 ऑप्शन में ना हो तुम ढूंढने का प्रयास ही मत करना गूगल पे, क्योंकि मैंने खूब खंगाल लिया, मैंने खूब खंगाला, मुझे उसमें कुछ मिला नहीं। गूगल से लेके यूट्यूब से लेके सब पे डाल लिया मैंने, वो सब में गड़बड़ घोटाला चल रहा है, कोई 30 कोई 25, लेकिन अपन फिर के सही मानेंगे जो ऑफिशियल साइड है, जो वन विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। ठीक है। तो 11 से 22 तक के पूरे आंकड़े थे, उसमें हमने देखा 25 है। कितने हैं, 25। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं पहले हम। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान अन्य क्षेत्र होता है, अन्य नहीं वन्य क्षेत्र होता है, जहां राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया है, जो कहां पर स्थापित किए जाते हैं, आरक्षित वन क्षेत्र में। अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय उद्यानों को अलग अलग नीति रखते हैं। दुनिया भर में अलग अलग देश हैं, कुछ के नियम अलग हैं, कुछ के नियम अलग हैं, लेकिन लगभग सभी क्षेत्रों में वन्य जीवों के आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना एक मुख्य ध्येय होता है। हम सभी क्या चाहते हैं कि वन्य जीवों को संरक्षित करें, आने वाली पीढ़ी जिन्हें देख सकें, समझ सकें उनके बारे में। ठीक है। मध्य प्रदेश में हमने कहा 12 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं, 12। अब उनमें आप 12 देखेंगे तो ऊपर से देख लीजिए, सबसे पहले आ गया कूनो पालमपुर, श्योपुर में आ गया। ये क्या है, श्योपुर, कूनो पालमपुर। ठीक है। उसके बाद में ये अपना शिवपुरी में क्या आ गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद पन्ना में क्या आ गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये आ गया हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान, काय में आ गया, सीधी में क्या आ गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में आप आ जाइए, ये आ गया बांधवगढ़, कहां गया, उमरिया में, कहां गया, उमरिया में आ गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय। फिर आ गया जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा क्या आ गया, डिंडोरी, क्या है, डिंडोरी। अब ये अगर किसी भले आदमी को यही पता नहीं कि ये जिले कौन से हैं और मैं कैसे कर रहा हूं, तो भाई यार फिर आपको अभी भी बड़ी दिक्कत में हो, आप समझना, अभी भी आप बड़ी दिक्कत में हो यदि आपको ये नहीं पता कि जिला कौन सा है। मैं नहीं पता आपको ये जिला कौन सा है, मैंने कहा जिलों को भर लीजिए, खाली एमपी का मैप लिख के 2-4 बार जिलों को अपने मन से भर लीजिए, तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। वो दीक्षा मैम ने बड़ा डाला था, है ना, आपको सारे जिले उसमें मैप में अच्छे समझाए गए थे।
तो अगर उस वीडियो को आप एक दो बार देख लोगे अच्छे से और फिर अपने हिसाब से भर लोगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने भी आपको बार बार पढ़ाया है। मैंने तुमसे एक ही बात कही है कि आप नक्शे को देखो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, दूध के साथ पानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है उसमें, बस देखना है, पढ़ते रहना है, बस जब भी फ्री बैठो तब मैप उठा के देख जाओ, देखने लगो। ठीक है, इसके बाद में हमारा कौन सा जाता है, कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क, क्या है, मंडला। इसके बाद में देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छिंदवाड़ा। इसके बाद में क्या आ गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, होशंगाबाद, ये क्या है, होशंगाबाद। इसके बाद में ओमकारेश्वर, खंडवा। फिर इसके बाद में आ गया डायनासोर, धार, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गया, धार। और ये वन विहार भोपाल, वन विहार भोपाल। और ये मैप से ही देखो यहीं से क्लियर हो गया, रट्टा मारते रहो या मैप में बना के देख लो आप। फिर भी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान और 24 वन्यजीव, लेकिन मैंने कितना कह दिया, 25 कह दिए। मैंने कहा ना ये स्क्रीनशॉट गूगल का ही है ना। तो वन्यजीव अभ्यारण्य हमने कहा कितने, 25, कितने मानेंगे, 25। और 60 टाइगर रिजर्व है। 60 टाइगर रिजर्व जानते हैं ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को सुरक्षित करने के लिए, ध्यान सुन लेना, टाइगर को सुरक्षित करने के, टाइगर बहुत ज्यादा विलुप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना, पता है ना। और टाइगर चूंकि विलुप्त बहुत जल्दी हो रहा है और टाइगर कम पैदा होते हैं, टाइगर बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा जगह नहीं पाए जाते हैं, भारत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर। और टाइगर जो है विलुप्त होने की कगार पे था, इसलिए टाइगरों को सेव करने के लिए दुनिया में सबसे पहली बार 1973 में, कब, 1973 में हमने क्या बनाया, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता, याद रख लीजिए, जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड है। कौन है, गैनी मैनफोर्ड नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। ये आपको याद होना चाहिए, नोट्स में भी आगे दिया हुआ है, नहीं याद है आपको, नहीं समझा तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लेकिन भारत में इसके जन्मदाता, अगर मैं बात करूं किसमें, भारत में इसके जन्मदाता कौन है, बताइए भाई कौन है, कैलाश सांखिल्य, कहीं कहीं पर सांखिल्य मिलता है, कैलाश सांखिल्य, ये राजस्थान के हैं। कैलाश सांखिल्य कहां के हैं, राजस्थान के। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कौन है, कैलाश सांखिल्य है, याद रखना। और प्रोजेक्ट टाइगर से आप एक चीज और याद कर लेना कि टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं, बाघ कहते हैं। क्या कहते हैं, बाघ कहा जाता है। और बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। यह भी आप लोग को याद होना चाहिए, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व कितने हैं, 7 हैं। अब 7 में से भी आप याद कर लेना कि 6 तो है नेशनल पार्क में, 6 कहां है, राष्ट्रीय उद्यान में। 6 टाइगर रिजर्व, 6 टाइगर रिजर्व कहां पर है, राष्ट्रीय उद्यान में। और एक कायम है अभ्यारण्य में, एक कायम है अभ्यारण्य में, एक अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा, रातापानी, रायसेन का रातापानी एक अभ्यारण्य है जिसमें क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। और 6 नेशनल पार्क जिनमें क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो टाइगर रिजर्व कितने हैं, 7। और 2 खरमोर पक्षियों के लिए आरक्षित अभ्यारण्य है। खरमोर पक्षी में आगे बताऊंगा आपको, अभ्यारण्य है सरदारपुर और सैलाना अभ्यारण्य। 2 सोन चिड़ैया के लिए है, करेरा और घाटी गांव। 2 सोन चिड़ैया के लिए, कौन सा, करेरा और घाटी गांव। और 3 मगरमच्छ के लिए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, केल घड़ियाल अभ्यारण्य और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन, केन, चंबल 3 नदियों पर काय के लिए है, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए अभ्यारण्य। घड़ियाल मगरमच्छ लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। और 2 राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क हैं, एक तो डायनासोर जीवाश्म पार्क धार में है और डिंडोरी में है जीवाश्म पार्क। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जीव, पूरा डायनासोर के पुराने हाथी माती हजारों साल पहले मर गया, उनके हड्डा कुड्डा पुराने से पुराने जहां पर सुरक्षित रखे गए, ठीक है।
और 3 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं। 3 क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। बायोस्फीयर क्षेत्र क्या होते हैं? जहां पर मानवीय गतिविधि को निषिद्ध किया जाता है, जीव जंतुओं को अपने प्राकृतिक परिवेश में रहने की छूट मिलती है, यहां पर मनुष्य का इंटरफेयर नहीं होता। नेशनल पार्क में तो मनुष्य बाउंड्री कर देता है, जीव जंतुओं के लिए तालाब मालाब बना देता है, या टाइगरों का देखता रहता है कहाँ जा रहे हैं, उनके माइक गले में कॉलर में जो है पट्टा मट्टा बांध देते हैं। लेकिन बायोस्फीयर क्षेत्र में जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास पर रहने दिया जाता है। 3 है, पहला पचमणी है और पचमणी है, दूसरा हमारा अचन कमार है जो कहां पर है? अमरकंटक में है, और एक है पन्ना। ये 3 क्या है? हमारे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को हिंदी में कहा जाता है जैव आरक्षित क्षेत्र। क्या कहा जाता है? तो आपको बात समझ में आई क्या? मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हैं, 25 अभयारण्य हैं, 7 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, 6 काय में है? प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनपोर्ट है। भारत में कैलाश सांकल है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बात समझ में आ रही क्या आप लोगों को? ठीक है। और मध्य प्रदेश में हमने कहा साहब 2 अभयारण्य काय के लिए, खरमोर पक्षी के लिए जो सरदारपुर और सैलाना है, तो ना 2 हमने कहा सोनचरैया के लिए, और हमने घड़ियालों के लिए 3 बनाए हैं, और 3 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी हैं। ठीक है। और हम देख लेते हैं आगे। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है, जो कहां पर है? मंडला में। आपको पता होना चाहिए 1933 में से अभ्यारण्य बनाया गया था। पहले याद रख लेना, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान डायरेक्ट नहीं बनता, पहले क्या बनता है? अभ्यारण्य। और अभ्यारण्य को ही और सेव करने के लिए क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बनाया गया था। और 1955 में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। कौन सा? कान्हा किसली। याद रखिएगा, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो किस जिले में भैया? मंडला जिले में। किस जिले में? और ये नेशनल पार्क 1955 में, लेकिन उससे पहले 1933 में क्या बनाया गया था? अभयारण्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अच्छे से याद कर लेना है भैया, पीछे होश में बैठे रहो। ठीक है। और इस चूंकि हमने कहा सबसे बड़ा है और सबसे पहला है, सबसे बड़ा है, सबसे पहला है, तो सबसे बड़ा है तो कितना बड़ा है भैया? 940 वर्ग किलोमीटर में। कितना पहला है? 940 वर्ग किलोमीटर। 1974 में राज्य का पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी में लगाया गया था। मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1973 में। लेकिन मध्य प्रदेश में कब लगा है? 1974 में। देश में पहली बार 1973 में। अब कहां पर? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिसका वर्तमान में नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में क्या लगाया गया था? देश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। कहां पर है? जिसका वर्तमान में नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। इससे पहले जिम कॉर्बेट से भी पहले उसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। क्योंकि इसकी इतनी बात क्यों कर रहा हूं मैं? अब देश के सबकी तो बात नहीं करूंगा ना, इसकी इसलिए बात करूंगा क्योंकि देश का पहला नेशनल पार्क। देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसका वर्तमान में नाम रामगंगा, पुराना नाम हैली। कहां पर? उत्तराखंड में। यहां प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया? 1973 में। ये देश की बात हो गई। अब मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, सबसे बड़ा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1933 में अभ्यारण्य के रूप में, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान, और प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ, जो मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर था। बात सही में हो गई? आ गई क्या आपको? क्लियर है ना? हो जाएगा याद, कर ही लेना, निकल तोड़ दूंगा मार मार के। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालू घाटी और बंजर घाटी स्थित है। ये घाटियां हैं, घाटी को अंग्रेजी में वैली कहते हैं। हालू घाटी, बंजर घाटी कहां पर है? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। कान्हा किसली नेशनल पार्क में। दुर्लभ प्रजाति ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलता है। अब आप जानते हैं 12 सिंगा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु है। 12 सिंगा ब्रेडरी प्रजाति का हिरण जैसा होता है, जिसके बहुत से सींग होते हैं, आपने देखा होगा। ये है 12 सिंगा।
ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली नेशनल, अरे देखने को कहीं मिल जाएगा पर वहां पर ज्यादा पाया जाता है। क्लियर? ठीक है, और आगे बात करते हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो यह राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में हमको याद हो गया है और क्षेत्रफल में फैला है, मंडला बालाघाट जिले तक फैला हुआ है। मेनली क्या में? मंडला में। 1933 में क्या बना था? अभ्यारण्य। ठीक है, और यहां पर क्या पाया जाता है? बारहसिंगा। क्यों बनाए गए थे ये अभ्यारण्य? मैंने क्या कहा, अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं? किसी जीव जंतु के विशेष को संरक्षण करने के लिए। तो यहां मेनली क्या पाया जाता है? बारहसिंगा। और ये 1 जून 1955 को ये मध्य प्रदेश का क्या बन गया? पहला राष्ट्रीय उद्यान। और प्रोजेक्ट टाइगर 73-74 में लागू किया। और प्रोजेक्ट टाइगर लागू करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राज्य नहीं है, पहला राज्य तो उत्तराखंड हो गया अगर पहला राज्य कहोगे तो। और यह क्षेत्रफल इसी सबसे बड़ा है। इसमें हालो और बंजर घाटी है। ठीक है, यह बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांवर, कृष्णमृग, बारहसिंगा प्रमुख वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं। क्लियर? अब इसके कुछ 7 पॉइंट हैं, यही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। वही के वही हैं। मंडला जिले में आता है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, 33 में अभ्यारण्य और 55 में उद्यान बना। और यह 1974 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ, टाइगर रिजर्व में। और यहां पर हालो घाटी, बंजर घाटी है। एक और पॉइंट है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से इंटर प्रिवेंशनल योजना चल रही है। इसको भी आप अलग से लिख लेना, आपके नोट्स में नहीं है। इंटर प्रिवेंशनल योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यहां पर चल रही है। ठीक है, अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह भी बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में कहां पर हुई थी? उमरिया जिले में। इसका विस्तार 448 वर्ग किलोमीटर में। अब विस्तार भले ही याद ना हो, टेंशन नहीं लेने का, पर 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना था कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय। वर्ष 1993 में क्या लागू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर। 74 में कहां लागू हुआ था? बांधवगढ़। हमने कहा कितने नेशनल पार्क में? तो 6 नेशनल पार्क में क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर है। तो 6 में से 2 हो गए, कान्हा-किसली और बांधवगढ़। कान्हा-किसली में 74 में, बांधवगढ़ में 93 में क्या लागू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया भैया। ठीक है, 1968 में बना है प्रोजेक्ट टाइगर, 73 में लागू है, 32 पहाड़ियों से घिरा है। इसमें सर्वाधिक बाघ घनत्व है, सबसे ज्यादा बाघ घनत्व। घनत्व समझते हो ना, कम एरिया में ज्यादा बाघ। घनत्व मतलब होता है घने। प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। नहीं वैसे देखो, याद रख लेना, बाघ टाइगर जिसपे लंबी लंबी धारियां होती है उसे बाघ कहते हैं, जिसके गले में बाल होते हैं उसे शेर कहते हैं, लॉयन कहते हैं, जिसपे है ना, जिसपे गोल को लब्बे होते हैं उसे चीता कहते हैं। ये सभी एक ही प्रजाति के जीव होते हैं, बिल्ली, कैट फैमिली जिसे बोलते हैं, बड़ी बिल्ली। ठीक है, तो जो बाघ होता है वो अकेला रहना पसंद करता है, और बाघ अपने एरिया में, टाइगर अपने एरिया में किसी दूसरे टाइगर को भी एंटर नहीं करने देता। वो 10, 15, 20 किलोमीटर के एरिया में घूमता रहता है। लेकिन यहां पर चूंकि बाघ ज्यादा है, इसलिए 8 किलोमीटर में ही एक बाघ मिल जाता है। कहां पर? तो बाघ घनत्व के मामले में सबसे ज्यादा कहां पर है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहां है? उमरिया में। कब बना? 1968 में। प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ 1993 से। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ है। यहां पर सफेद बाघ पाए जाते हैं, व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर कहां पाए जाते हैं? बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। ये व्हाइट टाइगर, ये है व्हाइट टाइगर, देख लीजिए, व्हाइट टाइगर सफेद। बस अब ये क्या है? ये सफेद शेर हो कैसे गए? देखो, शेर तो, वाघ तो, ये टाइगर तो पीले होते हैं, लेकिन क्या है, ये कोई जेनेटिकल डिसीज हुई होगी। दुनिया में पहली बार क्या हुआ है कि जो सफेद बाघ है, ये सफेद बाघ को महाराजा मार्तंड सिंह ने 27 मई 1951 को सीधे जिले की बरगदी वन क्षेत्र में पकड़ा था। महाराज मार्तंड सिंह ने पकड़ा और इसको पकड़ करके रीवा के गोविंदगढ़ पैलेस में रख दिया। रीवा में एक जगह है गोविंदगढ़ पैलेस, उसमें इसको रख दिया और एक दिन में ये भाग गया। पकड़ के लेके आए थे महाराज मार्तंड सिंह। कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर के कारण, होता है ना कोई व्यक्ति एकदम और भतोई पैदा हो जाए,
है ना। मान लीजिए कोई कहूँ कि मोड़ा मोड़ी के 4 हाथ पैदा हो जाए, हो सकते हैं कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाए, जीन्स में गड़बड़ी हो जाए, तो ऐसी जीन्स की गड़बड़ी कारण ये बिल्कुल व्हाइट था। वो महाराज मार्तंड सिंह ने इसे 1951 में देखा, इसको पकड़ा, गोविंदगढ़ पैलेस में रखा। यहां से अगले दिन ये भाग गया, फिर रीवा में 26-27 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर क्षेत्र में पाया गया, और मोहन इस बाघ का नाम था जो पहला बाघ पकड़ा गया था। इसके बाद 2 दशकों में अधिक समय तक इस क्षेत्र में रहा, और इसके वंशज धीरे धीरे दुनिया में बहुत से हिस्सों में फैल गए। और खास तौर पे इसीलिए गोविंदगढ़ में, हमने कहा हमारा जो मुकुंदपुर क्षेत्र है रीवा में, गोविंदगढ़ में व्हाइट टाइगर सफारी क्या बनाई गई है? रीवा के गोविंदगढ़ में मुकुंदपुर क्षेत्र में क्या बनाई गई है? व्हाइट टाइगर सफारी। व्हाइट टाइगर सफारी क्या होती है? सफारी मतलब कोई कार से आप जंगल में जाके टाइगरों को देख पाओ, उसे क्या कहते हैं? व्हाइट टाइगर सफारी। जैसे अभी नाइट सफारी बनाई गई थी ना उत्तर प्रदेश में, अभी करंट अफेयर से क्वेश्चन था 1-2 दिन पहले गई, पढ़ा था क्या? नाइट टाइगर सफारी यूपी में बनाई गई है, शायद लखनऊ में। तुम तो देखते नहीं हो, है ना, क्वेश्चन तो मैं ही बनाता हूं ना, मैडम तो के लिए पढ़ाती हैं, क्वेश्चन तो मैं ही बनाता हूं, तो मुझे पता है ना कौन सा क्वेश्चन डाला था। ठीक है, देखिए अगर हम बांधवगढ़ की बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, गौर, बारहसिंगा, नीलगाय, चिंकारा, ये अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पर मेनली जाना जाता है सफेद बाघ के लिए, व्हाइट टाइगर के लिए। तो व्हाइट टाइगर समझ गया, व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर है? व्हाइट टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी से कहा जाता है। गोविंदगढ़ याद रख लेना, मुकुंदपुर, रीवा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाइगर लागू इसमें। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के ठीक मध्य में चरण गंगा नदी गुजरती है। भैया ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आया हुआ था कि बताइए किस नेशनल पार्क के बीच से चरण गंगा नदी गुजरती है। तो एकदम नया प्रश्न था, सामान्यता नहीं दिया रहता है, तो हमने ये फैक्ट भी शामिल किया कि चरण गंगा नदी कहां से गुजरती है। आपकी नोट्स में यदि कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिले, तो वहां पर इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नोट्स के अलावा भी कुछ को यहां पर लेके आया हूं। यह कहीं कबीर चौरा मुख्य पर्यटन स्थल है। तो कबीर चौरा एक दर्शनीय जगह है जो कहां पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय कबीर चौरा। तो कबीर चौरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, नहीं कबीर चौरा क्या है? एक पर्यटन स्थल है, मतलब अच्छा दर्शनीय स्थल है जहां पर लोग घूमने जाते हैं। वो भी कहां पर है? हमारा बांधवगढ़। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 2500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें जंगली कौवा, मोर, हॉर्नबिल, सफेद बुलबुल, बटेर, रेड बटलैंड, लेपी, बिंग, तोता, ये सब काय की प्रजातियां हैं? पक्षियों की। बांधवगढ़ के बगरी वन क्षेत्र में रीवा महाराज मार्तंड सिंह ने मोहन पहला सफेद बाघ को पकड़ा था। ठीक है, तो ये याद रख लेना, पहला सफेद बाघ किसने पकड़ा था। अब देखिए पढ़ लिया हमने बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ के इंपोर्टेंट 7 पॉइंट हैं जो याद रखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शेड्यूल कहां में आता है? उमरिया में आता है। काय में आता है? उमरिया में। काय में आता है? उमरिया में। क्षेत्रफल लगभग 437 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई। और बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है? सबसे मत कर, कुछ मत कर, काय कर रहा हो, बंद कर। ठीक है, इस परियोजना इसमें 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। स्थापना 1968 में, प्रोजेक्ट टाइगर 93 में, सबसे ज्यादा बाघ घनत्व यही, और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहां पर सफेद शेर, इतनी पॉइंट याद रखना है। 1968 में बना, उमरिया जिले में है, सफेद शेर पाए जाते हैं, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर 1993 में लागू किया गया। क्लियर है, और तो कुछ याद रखना नहीं है। ठीक, अगला उद्यान हमारा कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिवपुरी में है। कहां पर है? शिवपुरी में। आप शिवपुरी गए होगे ना, तो आप शिवपुरी में जैसे आप ग्वालियर जाते हो तो आपको रास्ते में जगह जगह बोर्ड लिखे मिलते हैं, शांत क्षेत्र,
शांत क्षेत्र, कृपया वाहन देखकर चलाएं, यहाँ पर जानवर रास्ते में आ सकते हैं, जो शिवपुरी और ग्वालियर के बीच में क्षेत्र है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में शिवपुरी जिले में की। इसका विस्तार 355 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, 1958 में। और जॉर्ज कैसल नाम का एक प्रसिद्ध भवन इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है ना। यह उद्यान सहरिया जनजातियों का आवास स्थल है। तो भाई क्या है कि एक राजा थे, जो जब हम पे अंग्रेजों का राज्य था, तो जॉर्ज कैसल नाम के एक राजा थे जो आए थे घूमने ग्वालियर। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें शिकार करना है शेरों का। क्या करना है? तो अब वो शेरों का शिकार कहें करेंगे तो शेर कहाँ मिलेंगे साहब? शिवपुरी के जंगलों में। तो शिवपुरी जंगलों में वो तो राजा है, तो वो रुकेंगे कहाँ? तो उनके लिए अर्जेंट में ही एक क्या बनाया गया था? एक कोठी, एक छोटा सा महल बनाया गया था। जो कहाँ बनाया गया था? जो बनाया गया था ये है जॉर्ज कैसल, मध्य प्रदेश। ये आए थे जॉर्ज कैसल, तो इनके लिए रुकने के लिए, ये 1-2 दिन रुके होंगे यहाँ पर शिकार करने के लिए। तो राजा महाराजा थे तो जाएंगे तो वहां तो हो गई। तो ये जॉर्ज कैसल नामक जो भवन है वो कहाँ पर है? शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? अपने इधर कौन से आदिवासी लोग पाए जाते हैं? सहरिया आदिवासी लोग पाए जाते हैं। इसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, बारहसिंगा, सांबर, लकड़बग्गा, चौसिया आदि जानवर पाए जाते हैं। तो फालतू की बात है। श्री माधवराज सिंधिया ने मनिहारी नदी पर सांख सागर और माधव सागर नामक तालाब का निर्माण करवाया है। सांख सागर में मगर सफारी होती है, मगर बहुत सारे पाए जाते हैं। उसी राष्ट्रीय उद्यान से NH-27, नेशनल हाईवे नंबर 27, NH-46, ये भले ही याद ना हो लेकिन NH-3 जरूर याद कर लेना। कौन सा? NH-3 आप जानते हैं ना, आगरा से मुंबई, आगरा से, अरे अपना AB रोड, गुना से गवा रोड, गुना से कहां जाता है? शिवपुरी से कहां जाता है? ग्वालियर, कहां जाते हैं? आगरा। आओ कितने से? इंदौर से। इंदौर नहीं आओ और आगे से आओ। कहां से आओ? मुंबई से आगरा, आगरा से मुंबई, अपने गुनापुर गवा रोड हाईवे जिसका कहते हैं अपन AB रोड। AB मतलब क्या होता है? आगरा से मुंबई। इसका नंबर कौन सा? NH-3। तो NH-3 कहां से गुजरता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान से। कहां से गुजरता है? ठीक है। तो भैया ये यहां पर एक विशेष ये मैंने चित्र डाला है क्योंकि माधव राष्ट्रीय उद्यान खास तौर पे जाना जाता है प्रवासी पक्षियों के लिए। क्या जाना जाता है? प्रवासी पक्षी। आप समझते हैं क्या? समझते हैं क्या होते हैं प्रवासी पक्षी? प्रवासी पक्षी वे पक्षी होते हैं जो कि दूसरे स्थान से उड़कर यहां पर आते हैं। आप अनुमान लगाइए कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जब सर्दी है, जैसे अभी सर्दियां पड़ने लगी है ना, तो हमारे इधर सर्दी कम पड़ती है लेकिन रूस में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। रूस कहां पर है? बिल्कुल ये रूस है ऊपर, और हम कहां हैं? यहाँ। तो यहाँ तो पूरा बिल्कुल बर्फ, -40 डिग्री तापमान हो जाता है। तो वहां पक्षियों को जिंदा रहने की संभावना नहीं होती। तो रूस के साइबेरियन सारस पक्षी होता है जो बहुत लंबी उड़ान रख सकता है, तो वहां से रूस से उड़ करके 4-5 महीने यहां बिताने के लिए आ जाते हैं। समझ रहे हो? 4-5 महीने यहां रुकेंगे जब तक वहां की सर्दियां समाप्त। जैसे हमारे साथ गर्मी लगने लगेंगी तो यहां से उड़ के वापस कहां चले जाएंगे? रूस चले जाएंगे। तो साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है खास तौर पे। और प्रवासी पक्षी कहां पर आते हैं? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। अगला राष्ट्रीय उद्यान, जब माधव राष्ट्रीय उद्यान कुछ पॉइंट देख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। पहला पॉइंट, NH-3 यहां से गुजरा है, वेरी मोस्ट। और जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर है, वेरी मोस्ट। क्षेत्रफल 354 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई थी। यहां पर प्रोजेक्ट टायर तो है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, तो बस आपको 2-3 पॉइंट याद करना। शिवपुरी में है, जॉर्ज कैसल भवन है, यह प्रश्न बनता है। NH-3 गुजरता है, ठीक है, और प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। अगला कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। कहां पर भैया? होशंगाबाद जिले में। 528.72 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान को वर्ष 1999 से लेकर 2000 तक प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 1999 से 2000 के बीच में शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। 1999 में या 2 से 2000 के बीच में, 1999 याद कर लो आप, टेंशन मत लेना, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ये तीसरा प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। कान्हा किसली, इसके बाद पढ़ा हमने बांधवगढ़,
फिर हमने पढ़ा पन्ना। टोटल कितने हैं? 6 हैं, है ना। कान्हा किसली 74 में, और बांधवगढ़ 93 में, और ये हमारा राष्ट्र सतपुड़ा 99 में। कब? 99 में। ठीक है, सुन लिया क्या? शामिल किया गया। सतपुड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र को वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, सतपुड़ा के बाघ संरक्षण क्षेत्र को 2021 में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को जो विश्व की एक बहुत बड़ी संस्था होती है यूनेस्को, जिसने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया हुआ है। इस उद्यान में पक्षियों में बटेर, तीतर बटेर आप जानते हैं, बटेर, तीतर, मैना, पाइट, ईग्रेड, हॉर्नबिल, रंगीन तितलियां, गिद्ध आदि पाए जाते हैं। यह उद्यान तवा जलाशय का जंगल संग्रहण क्षेत्र भी है। यह बाघ, तेंदुआ, चीतल, गौर, भालू, मुजूक, भौंकने वाले हिरण आदि इस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट पॉइंट कुछ याद कर लेना। राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले के आता है। 525 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका स्थापना 1983 में हुई थी, और ये प्रोजेक्ट टाइगर 1999 में है। और ये जाना जाता है काय के लिए? कृष्ण मृगों के लिए। क्या जाता है? काला हिरण, जिसको किसने मारा था? जिसको मारा था सलमान खान ने, ये वही वाला काला हिरण है। ये काले हिरण अपने इधर भी देखने को मिलते हैं, आपने कभी देखे हो तो, है ना, पर बहुत ही कम मिलते हैं, है ना। हिरणों के बहुत से झुंड में एक आध काला हिरण हमको देखने को मिल जाता है ना। कृष्ण मृग कहां पाया जाता है? कृष्ण मृग सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हमारा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई। कब हुई? 1900। छतरपुर और पन्ना जिले में फैला हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत छतरपुर में, कुछ पन्ना जिले में भी फैला हुआ है। 543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर 1994, प्रोजेक्ट टाइगर 1994, चौथा प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। पहला कान्हा किसली 1974 में, दूसरा बांधवगढ़ 93 में, तीसरा सतपुड़ा 1999 में, और चौथा पन्ना 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। और यह उद्यान में प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। रेप्टाइल मतलब क्या होता है? रेप्टाइल मतलब होता है, देखो, रेप्टाइल को हम हिंदी में कहते हैं सरीसृप। ऐसे जीव जंतु जो पेट के बल घिसट के चलते हैं, जैसे सांप भाव, घोयरो भाव, मगर भाव, छिपकली भाई, खरगोश, अपनो कछुआ भाव, जो कि क्या चलते हैं? घिसट के चलते हैं, सड़क के चलते हैं। जो क्या चलते हैं? सड़क पे चलते हैं, पेट के बल चलते हैं, उन्हें बोलते हैं सरीसृप। और सरीसृप को बोलते हैं अंग्रेजी में रेप्टाइल। पहला सर्प उद्यान भी कहां पर है? पन्ना में। सर्प उद्यान भी कहां पर है? पन्ना में। रेप्टाइल पार्क भी कहां पर है? पन्ना में। याद रखिएगा, यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, सांवर, चिक्कारा, भालू आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो वो तो सारे सब में ही पाए जाते हैं लगभग लगभग। इस राष्ट्रीय उद्यान में से होकर केन नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी बहती है? पन्ना नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? केन नदी। केन नदी का नाम सुना है आप लोगों ने? आगे पढ़ेंगे नदी। यह उद्यान जंगली भैंसा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जंगली भैंसा बहुत ज्यादा, सांपों के लिए, सरीसृपों के लिए, जंगली भैंसे के लिए। इस उद्यान को भारत का दूसरा सरिस्का उद्यान, भारत का दूसरा सरिस्का उद्यान भी कहा जाता है। पन्ना की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पन्ना जिले में पाया जाता है। 543 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। स्थापना 1981 में हुई और 1994 में क्या बना था? प्रोजेक्ट टाइगर। बस ये 4 पॉइंट हैं, ज्यादा कुछ याद करना नहीं है इसमें। ठीक है, सर्प उद्यान याद कर लेना। पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान वेरी मोस्ट है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में फंसा हुआ है। पेंच नदी जो है उसके आसपास होने का इसका नाम क्या पड़ा है? पेंच। पेंच जब भी नाम आए तो आप याद कर लेना एमपी और महाराष्ट्र। छतरपुर जिला कहाँ है? नीचे महाराष्ट्र में। आप देखेंगे इसको छिंदवाड़ा जिला, ये यहाँ से आधा छिंदवाड़ा में और आधा महाराष्ट्र में। तो यहाँ से नीचे क्या लग जाएगा? महाराष्ट्र लग जाएगा। तो भाई देखिए, ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में हुई मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर। देखो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेंच जल विद्युत परियोजना भी है, पेंच ताप विद्युत परियोजना भी है। पेंच की 3 परियोजना है, 3 नाम है पेंच के। पेंच नेशनल पार्क, पेंच जल विद्युत परियोजना, पेंच ताप विद्युत परियोजना। वो तीनों किसकी संयुक्त हैं? एमपी और महाराष्ट्र की। ठीक है, पेंच नदी बहती है इसलिए। ओके, देखिए याद रखें, इस राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन सहित 758 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 253 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है, मेन एरिया,
और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से इस उद्यान को जानते हैं। वेरी मोस्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। इस क्षेत्र में मोगली लैंड की स्थापना की गई है। क्या बनाया गया? मोगली लैंड समझते हो ना? मोगली एक लड़का था, मोगली एक लड़का था जो बचपन में जंगल में खो गया था, जिसको भेड़ियों ने पाला था। हम सबने उसकी जंगल बुक, एक पिक्चर भी आई थी, पहले हम छोटे छोटे थे, कार्टून आता था मोगली के नाम से, है ना? जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है, आपने सुना है वो गाना? बहुत अच्छा आता था एक, है ना, कार्टून आता था मोगली का। तो 1965 में अभ्यारण्य, 1992 में क्या बना है? प्रोजेक्ट टाइगर। अब 4-5 प्रोजेक्ट टाइगर हो गए। 1992 में बनाया है कौन सा? मैं बार बार क्यों रिपीट करूंगा, आपको पूरे याद हो जाए। पहला 1974 में कान्हा किसली, 1993 में बांधवगढ़, 1999 में सतपुड़ा, 1994 में पन्ना, 1994 में पन्ना, और 1992 में पैंच, 1992 में पैंच। चाहो तो तुम क्रम से जमा लेना, 74, उसके बाद में 92, फिर 93, फिर 99, 94, फिर 99, चाहो तो क्रम से जमा लेना, पर हमको याद तो होना चाहिए, कैसे भी हो जाए, क्या दिक्कत है उससे, ठीक है? तो भैया 1992 में से क्या बनाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और राष्ट्रीय उद्यान में राजतोता, कर्णमिट्ठू, राजतोता, कर्णमिट्ठू और बाज सहित राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय पक्षी दूधराज, जो हमारा राजकीय पक्षी, जैसे राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, ऐसे राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज। पैराडाई फ्लाई कैचर, इसे उसका बॉटनिकल नाम क्या है? पैराडाई फ्लाई कैचर। किसका? दूधराज का। यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, हिरण आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। ये मोगली लैंड, पैंच नेशनल पार्क में क्या है? द मोगली लैंड, ठीक, ये बनाया गया है। पैंच राष्ट्रीय उद्यान में हम क्या याद कर सकते हैं? तो सिवनी छिंदवाड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र के नागपुर में भी है। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण जैसे 2 भागों में बांटने वाले पैंच नदी के नाम पर हुआ है। काय के नाम पर हुआ है? पैंच नदी के नाम पर। वर्ष 1977 में वन क्षेत्र में पैंच अभ्यारण्य बना था। पहले बना था अभ्यारण्य, फिर क्या बना था? उद्यान बना था। और 1983 में इसे 1983 में इसे क्षेत्र, चल छोड़ो, पैंच राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। अच्छा, 83 में बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ पर मोगली लैंड की स्थापना है। वाटर राफ्टिंग की सुविधा भी है, पानी में चलो नौकाओं से। और 1993 में, 93 के 92 में, 92 था ना, 92 था, 92 में देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का, अच्छा बना तो 92 में था, लेकिन 93 में से क्या मिला था? देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व का जो है सम्मान मिला था। 92 में बना था टाइगर रिजर्व, और 93 में से देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व का सम्मान मिला था, ठीक है? अगला कौन सा हमारा? संजय राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां पर है? सीधी में, मध्य प्रदेश के सीधी और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में फैला हुआ है। 466 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चूंकि एमपी सीधी छत्तीसगढ़ का बॉर्डर को टच करती है। यह सोन घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी है ना, सोन नदी में क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। घड़ियाल क्या होते हैं? मगर जैसे होते हैं घड़ियाल। मध्य प्रदेश का विस्तार लगभग 198 वर्ग किलोमीटर में है। इस उद्यान को वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में, 2008 में 6 ही हो गए, 2008 में टोटल 6 हो गए, शामिल किया गया था। इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ पर नील गाय, चिंकारा, तेंदुआ आदि वृक्ष आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। 2008 में से क्या बनाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, याद रख लेना। वर्ष 1981 में क्या बना था? नेशनल पार्क। किस जिले में है? सीधी जिले में। किस जिले में है? सीधी जिले में है, ठीक है। वन विहार, इसे आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा भी दी जाती है। वन विहार कहां पर है? भोपाल में। आप लोगों ने शायद देखा हो, यह झीलों के रमणीय स्थल भोपाल में स्थित है। क्षेत्रफल दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा है। पहला कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? डिंडोरी। सबसे छोटा कौन सा है? फॉसिल। सबसे बड़ा कौन सा है? कान्हा किसली। दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? वन्यजीव। ये 4.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मध्य प्रदेश के सभी प्राणी इसमें पाए जाते हैं। वर्ष 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1979 में ये बना था। कहां पर भैया? भोपाल में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? धार में।
डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ डायनासोर नहीं पाए जाते, यहाँ पर डायनासोर क्या मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं, डायनासोर जीवाश्म की संरक्षित करने के उद्देश्य से इस उद्यान की स्थापना धार जिले में वर्ष 2011 में लगभग 0.89 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला था, ज्यादा होगा। यह उद्यान विश्व में एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जहां पर डायनासोर के जीवाश्म सबसे समृद्ध हैं, बहुत ज्यादा डायनासोर जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। पहला कौन सा है, डिंडोरी, उसका नाम ही क्या है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल मतलब क्या होता है, जीवाश्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। तो दो जीवाश्म उद्यान है, एक तो डिंडोरी और दूसरा धार, एक डिंडोरी और दूसरा धार। ठीक है, अच्छे से कर लेना, जीवाश्म समझते हो ना, जीवाश्म जीवों के अवशेष। ठीक है, डिंडोरी और धार में। ब्रिटिश कर्नल स्लीमैन, ये स्लीमैन वही है जिसने, आप पता है इसने किसका दमन किया था, बताओ किसी को इतिहास में याद आ रहा है, कर्नल स्लीमैन पिंडारियों का दमन करने वाले थे कर्नल स्लीमैन। इतिहास में पढ़ाया था मैंने, पर याद हमें कहाँ रहता है, हम तो भूल जाते हैं चीजों को। 1828 में सर्वप्रथम जबलपुर में छावनी क्षेत्र में डायनासोर जीवाश्म को प्राप्त किए थे कर्नल स्लीमैन ने। यहाँ पर डायनासोर के सभी प्रकार की प्रजातियों के अवशेष मिलते हैं। डायनासोर होते बड़े बड़े, कुछ शाकाहारी डायनासोर, कुछ मांसाहारी डायनासोर। तो डायनासोर, सभी प्रकार के डायनासोर के यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं, हड्डे वड्डे पुराने। ठीक है, इस तरीके के ये ऐसे रख दिए सजा कर वहां पर, ये हड्डे मिल गए जोड़ जाड़ करके, इसकी टांग नहीं मिल पाई आदि। ठीक है, ये तो चित्र बनाया पीछे, ये तो पीछे पेंटिंग है ना, इसको मत देखना। ये है जीवाश्म, और मिला कैसे थे, ऐसे मिले थे ये जीवाश्म, पत्थरों में, नीचे जमीन में। ठीक है, घुघुवा फॉसिल, उसका नाम घुघुवा भी मिलता है, घुघुवा, लेकिन उसका फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान नाम से जानते हैं, जो कि प्रदेश का सबसे छोटा है और साथ में ही पहला जीवाश्म। दो जीवाश्म उद्यान है, एक तो डिंडोरी, ये जिसे हम घुघुवा के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यानों में वर्ष 1983 में शामिल किया गया। वर्ष 1983 से क्या बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में, कहां पर है, डिंडोरी जिले में घुघुवा राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, खासतौर पे फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान नाम जानते हैं, फॉसिल नेशनल पार्क कहते हैं, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसका नाम कभी कभी हमें क्या मिलता है, घुघुवा, जगह का नाम होगा घुघुवा। ठीक है, डिंडोरी जिले में यह, इसमें वनस्पति जीवाश्मों को रखा गया है। वनस्पति जीवाश्म मतलब पेड़ पौधों के जीवाश्म, पुराने हजारों साल पुराने, लाखों साल पुराने पेड़ पौधों के अवशेष जो मिले हमें जमीन में, उन्हें रखा गया है। यह भारत के 4 फॉसिल राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो देश में 4 फॉसिल उद्यानों में से एक है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, क्योंकि यह मात्र कितने में फैला है, 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है, सबसे छोटा है। मध्य प्रदेश सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, मध्य प्रदेश सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, लास्ट में आया कूनो पालमपुर। कूनो पालमपुर को इसलिए पढ़ रहे हैं कि कूनो पालमपुर अभी बना है, कब बना, 2018 में, 14 दिसंबर 2018। ये पहले नेशनल पार्क हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पहले नेशनल पार्क हुआ करता था, नेशनल पार्क हुआ करता था, सॉरी पहले अभ्यारण्य हुआ करता था, अब क्या बन गया है, नेशनल पार्क बन गया। 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ गिर के शेर तथा अफ्रीका के चीतों को बसाने की योजना है। हालांकि गिर के शेरों को तो अब यहाँ पर बसाने का कार्यक्रम फेल कर दिया गया है, पर अफ्रीका के नामीबिया से 8 शेर और साउथ अफ्रीका से 12 चीते, नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें एक देश है नामीबिया, वहां से हमने 8 चीते लाए थे और साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के दिन हमने उनको बाड़े में से छोड़ा था। वो कम से कम 1 आध महीना भयंकर चला था ये टीवी पे। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान 749 वर्ग किलोमीटर में श्योपुर जिले में अवस्थित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये अभी बनाने की घोषणा हुई है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, मानधाता के नाम जानते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान अभी नहीं बना है, बात चल रही है। अभी हम किसको मानेंगे, केवल कूनो पालमपुर को। कूनो पालमपुर के बारे में आप देख लेना कि ये होता है चीता। कूनो में नेशनल पार्क में चीते होंगे आजाद, अब ये होते हैं, छोटा सा मुंह वाला चीता होता है। चीतों की यदि हम बात करें तो ये कूनो नेशनल पार्क में चीतों को कहां से लाया गया है, नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये चीते जो है दिसंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते को लाया गया था। इन चीतों को बाड़ों में रिलीज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्वयं गए बर्थडे के दिन। और 2023 में हम साउथ अफ्रीका से कितने चीते लेके आए, 12। अभी कुछ महीने पहले एक चीता इस बरसात में मर गया था, उसको
पट्टा जो पहना है गले में, उस पट्टे के पहने से क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। ये पट्टे इसलिए पहनाए जाते हैं, इसमें एक यंत्र लगाया जाता है जिससे कि हम उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकें कि कहाँ पर हैं, क्योंकि हम वहाँ से लेके आए यहाँ बसा रहे हैं तो कहीं खो ना जाए, मर ना जाए, उनकी सुरक्षा कर पाए। ठीक, पट्टे से बरसात में इन्फेक्शन हो गया तो एक मर गया था। ठीक, अभी हमारे सारे राष्ट्रीय उद्यान एक बॉक्स में दिए हैं आपके नोट्स में भी। कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना था, 1940 किलोमीटर फैला हुआ है, मंडला में है। ठीक है, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, कृष्ण मृग यहाँ पाए जाते हैं। खासतौर पर जाना जाता है काय के लिए, बारह सिंगा के लिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बना, उमरिया जिले में है, जाना जाता है काय के लिए, सफेद शेर के लिए। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में सबसे छोटा है और यहाँ पर क्या मिलता है हमको, वनस्पति जीवाश्म। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में बना, शिवपुरी में है, तेंदुआ, सांवर खासतौर पर जाना जाता है प्रवासी पक्षियों के लिए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना और यह पन्ना छतरपुर जिले में फैला है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांवर, चिंकारा, भालू, लेकिन इसमें मेनली क्या पाया जाता है पन्ना में, रेप्टाइल पार्क, सरीसृप। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में फैला हुआ है, सिवनी छिंदवाड़ा में है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांवर, गौर, मंजू, हिरण सब पाए जाते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में है। ठीक है, और सतपुड़ा 1983 में बना है, 525 में होशंगाबाद जिले में फैला हुआ है। वन विहार भोपाल में है, मध्य प्रदेश के सभी वन्य प्राणी इसमें पाए जाते हैं। ओमकारेश्वर खंडवा में। ठीक है, और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा धार जिले में है, ये हमारे 11 और एक पूनो पालमपुर 12। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको कल पढ़ेंगे, आज ही इतना ही बहुत, नहीं तुम लोग गड्ढे बड्ढे कर लोगे। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखना, ये पीडीएफ आप, ये पीपीटी आपको क्या मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, ऐप में मिल जाएगी पीडीएफ। हर बार मुझे मैसेज करते हैं तुम लोग, पता है जब एप्लीकेशन पर पीडीएफ डालते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों करते हो, क्या आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया? नहीं किया तो कर लीजिए, एप्लीकेशन में फ्री मटेरियल मिल जाती है आपको पीडीएफ। तो ठीक है, टेस्ट का